तो एमएसएमई की परिभाषा आप लोग जान गए। क्या है परिभाषा? सूक्ष्म उद्यम किसे कहेंगे? निवेश 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़। लघु उद्योग किसे कहेंगे? 10 करोड़ और 50 करोड़। 50 करोड़ क्या? टर्नओवर। गुड। मीडियम इंटरप्राइजेस 50 करोड़ क्या? निवेश और टर्नओवर 250 करोड़। क्लियर है? और एमएसएमई की क्या भूमिका है अर्थव्यवस्था में, सामाजिक आर्थिक विकास में, वो भी आप लोगों ने देख लिया। अब एमएसएमई से जुड़ी समस्याएं क्या है? एमएसएमई से जुड़ी समस्याएं, चुनौतियां, मुद्दे, चैलेंजेज, इश्यूज, प्रॉब्लम्स। हेडिंग बनाइए। हेडिंग बनाए। सबसे पहली समस्या तो लैक ऑफ फंडिंग, वित्त एवं साख की समस्या है। क्या? वित्त एवं साख की समस्या। बृहद उद्योगों की तुलना में एमएसएमई को सही समय पर सही मात्रा में ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है। एनपीए की समस्या रहती है। ठीक है? और बैंक या एनबीएफसी इन्हें देने से कतराते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को आसानी से दे देंगे, इन्हें देने से कतराते हैं। ठीक है? एमएसएमई से जुड़ी समस्याएं, चैलेंजेस, इश्यूज। सबसे पहला क्या? वित्त एवं साख की समस्या। देखिए, एमएसएमई को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। एमएसएमई को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। किंतु इस क्षेत्र को वित्त तक पहुंच के लिए, वित्त तक पहुंच के लिए कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बृहत उद्योगों की तुलना में इस क्षेत्र को या एमएसएमई को सही समय पर सही मात्रा में पूंजी उपलब्ध नहीं हो पाता है। पूंजी उपलब्ध नहीं हो पाता है। बढ़ते घाटे और कर्ज, बढ़ते घाटे
घाटा, डेफिसिट और कर्ज। एवं बैंकों की अवहेलना। बैंकों के द्वारा अवहेलना लिख लीजिए। बैंकों की अवहेलना लगता है बैंक का अवहेलना। बैंकों के द्वारा अवहेलना। एमएसएमई की मजबूती को कम करते हैं। सरकार अगर वित्तीय सहायता में रुचि दिखाती भी है तो भी बैंकों की रुचि कम होती है, तो भी बैंकों की रुचि कम रहती है। भारत में एमएसएमई प्रायः अपने वित्त पोषण की आवश्यकताओं के लिए एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी की ओर रुख करते हैं, जो स्वयं तरलता के संकट से जूझ रहा है, जो स्वयं तरलता लिक्विडिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। तरलता के संकट से जूझ रहा है। दूसरा, एमएसएमई के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ना। एमएसएमई के एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ना। ठीक है, देखिए सुनिए, एमएसएमई को मार बहुत पड़ी है और बड़े उद्योग जो होते हैं ना वो झटका सह भी लेते हैं। एमएसएमई झटका छोटा छोटा होता है ना, जैसे साइकिल झटका सह नहीं पाता है, ट्रक सह लेता है। समझ आई बात? बड़ा बड़ा गाड़ी व्हीकल वो झटका सह लेगा, छोटा छोटा गाड़ी सहेगा। हवाई देखे है ना तो एमएसएमई को बड़ी मार लगी है कोई विगत कुछ सालों से। एक तो नोटबंदी किया गया, ऊपर से जीएसटी ने मारा, और ऊपर से कोविड ने मारा। कौन कौन मारा? नोटबंदी ने मारा, फिर जीएसटी ने मारा, और फिर बच्चा खुच्चा कसर कौन पूरा कर दिया? कोविड ने। ठीक है, तो परिणाम तो क्या है? एनपीए इनका बढ़ता ही जा रहा है, और एक बार जो चूक गए फिर उनको हिम्मत नहीं होती है। मान लीजिए जैसे कोविड आया, एकाएक शटर डाउन, एकाएक शटर डाउन। अब संभलने में सरकार लाख कोशिश करे, संभलने में बहुत समय लगेगा। बृहत उद्योग नहीं है ना, छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं
25 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ वाले संभलने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, या तो वे दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, ठीक है, या फिर बिल्कुल मतलब बंद ही कर देते हैं। तो लिखिए, हाल के वर्षों में नोटबंदी जीएसटी और कोविड ने एमएसएमई को बुरी तरह प्रभावित किया है। एमएसएमई को बुरी तरह प्रभावित किया है। किसान प्रभावित हुआ लॉकडाउन से? ऐसे कहेगा, किसान प्रभावित नहीं हुआ उतना, कृषक उतना प्रभावित नहीं हुआ। कैसे? किसानों की मांग भी जारी रही, याद है ना, सब्जी, दूध, ये सब, इसी चीज की तो बिक्री हो रही थी और कीमत भी इनका बढ़ गया था। बृहत उद्योग भी मार नहीं खाया, उसे तो बृहत उद्योग को धक्का सहने की क्षमता है ना। रिलायंस का क्या बिगड़ेगा, टाटा का क्या बिगड़ेगा? 6 महीना तक भी लॉकडाउन रहे तो ज्यादा कुछ नहीं, छटनी और करके अपनी स्थिति को संभाले रहेंगे। लेकिन एमएसएमई तो 1 महीना, 15 दिन, 7 दिन से भी उनकी हालत खस्ता हो सकती है। किसकी? एमएसएमई की। तो लॉकडाउन जो लगा उसमें सबसे अधिक मार किसने खाया? एमएसएमई। सबसे ज्यादा प्रभावित एमएसएमई वाले ही हुए। ठीक है, सरकार और एमएसएमई में बहुत सारे एमएसएमई ऐसे थे जो पहले से नोटबंदी की चोट खाए हुए थे, फिर जीएसटी की भी चोट खाए हुए थे, तो पहले से चूक में थे। अब ये झटका वे सह नहीं पाए, तो सरकार ने जो पुनर्गठन योजनाएं बनाई, पैकेज दिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के क्रम में एमएसएमई के लिए जो घोषणाएं सरकार ने की, उन घोषणाओं के बावजूद बहुत सारे एमएसएमई फिर से उबर नहीं पाए। समझ में आई बात? देखिए क्या लिखे थे, प्रभावित किया सरकार द्वारा देश भर में तालाबंदी की घोषणा के बाद हजारों एमएसएमई या तो बंद हो गए या रुग्ण हो गए। रुग्ण समझे ना? रुग्ण बीमार हो गए। ठीक है, बीमार होने का लक्षण क्या है? जब आप बीमार होते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है? आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, कुछ करने का मन ही नहीं होता है, प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है। ठीक है, तो रुग्ण हो गए। कई इकाइयां जो पहले से ही चूक में थी, कई इकाइयां जो पहले से ही चूक में थी, पुनर्गठन योजनाओं और राहत पैकेजों से लाभान्वित
नहीं हुई। लाभान्वित नहीं हुई। ठीक है, चलिए तीसरा, और देखिए रॉ मटेरियल जहां तक है, रॉ मटेरियल बेचने वाले बेचेंगे किसको? बृहत उद्योग को ज्यादा वरीयता देंगे, लघु उद्योग को कम वरीयता देंगे। दूसरी बात, समेट लेगा कौन? बृहत उद्योग। लघु उद्योग को मिलेगा भी तो घटिया माल मिलेगा, बढ़िया उसको सप्लाई देने वाला भी सोचेगा बढ़िया उधर दे दें, वो तो टिकाऊ है। ये तो कब एक बार कोविड आएगा या सरकार नोटबंदी करेगी या कुछ करेगी, ये चलते बनेगा। समझ आई बात? ठीक है, तो यहां पर है क्या कि बड़े बड़े उद्योग, लघु उद्योग और एमएसएमई जिसको कहते हैं, उसके लिए पहले बहुत सारा वस्तु या बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन आरक्षित था। बड़े उद्योग उसका उत्पादन नहीं कर सकते थे। ठीक है, बाद में वो आरक्षण सूची बहुत ही कम कर दिया। ठीक है, अब बड़े बड़े उद्योग भी छोटी छोटी चीजों का उत्पादन करने लगे। जैसे बड़े उद्योग छोटी छोटी चीजों का उत्पादन करते हैं? नहीं। कौन सी? डेली यूज करते हैं हम लोग। टाटा का चाय पिए हैं? चाय पत्ती? रिलायंस फ्रेश का सब्जी खाए हैं? हाँ हाँ, हुआ ना, वो आपकी संभावना को तो कुंठित कर दिया ना। आप चाय बेचिएगा तो मुकाबला कर लीजिएगा उसका, वो तो क्वांटिटी भी, प्राइस कम रखेगा और आपको बाहर करेगा। और आप प्राइस कम कीजिएगा तो क्या होगा? प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्राइस कम करके मोनोपोली बनाएगा, आप आउट हो जाइएगा। तो हाथी को चूहा से लड़ा दिया, हाथी को चूहा से लड़ा दिया। एमएसएमई के सामने एक तो घरेलू शेयर सब है, बहुत घरेलू शेयर सब, समझे, बड़े बड़े उद्योग, और ऊपर से बाहरी भी। कोको कोला, थम्स अप या लोकल जो भी है वो नहीं रहता, तो छोटा छोटा ढेर लघु ड्रिंक वाला वो खड़ा होता है। ये खड़ा हो रहा है, वो हिम्मत कर रहा है। संभावना थी कि नहीं? अगर कोको कोला, थम्स अप वगैरह ये सब नहीं रहता, हमारे यहाँ संभावना थी ना इसी तरह का ड्रिंक, ठीक है, कम से कम लस्सी जैसा ही या कुछ भी खड़ा होता। ठीक है, हमारे यहाँ तो शरबत बनाने या पिलाने पीने की आदत जमाने से है। जब गेस्ट आते थे तो छाछ पिलाया जाता था, बहुत सारा लस्सी पिलाई जाती थी। तो कोल्ड ड्रिंक बनाने का कारोबार एक अच्छा एमएसएमई के रूप में फैल सकता था देश के। मतलब ये उदाहरण मैंने दिया, बहुत सारा उदाहरण है। अब टाटा है, वॉशिंग पाउडर भी, वॉशिंग पाउडर बेचता है। हाँ, वॉशिंग पाउडर कायदे से किसका होना चाहिए? एमएसएमई का होना चाहिए ना। छोटा छोटा चीज सब वो बेचने लगा है। ठीक, और कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें बड़े उद्योग, सॉस भी बनाता है, सॉस बनाता है, अचार भी बनाने लगा है। हाँ? पापड़ बड़े उद्योग का, किसी का पापड़ भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ? चलिए, और स्टार्टअप कोई शुरू करता है तो उसको भी खरीद लेता है, नहीं समझे? स्टार्टअप को खरीद लेता है, और स्टार्टअप वाला भी सोचता है चलो बाद में क्या, शुरू में तो जोखिम लेता है, बाद में सोचता है क्या होगा नहीं होगा, चलो बेच देते हैं, दे देते हैं। समझ आई बात? तो ये उदारीकरण जो हमारे यहाँ हुआ, तो कहा गया, उसकी आलोचना में ये कहा गया कि चूहों को हाथी से लड़ा दिया है। चूहों को हाथी से लड़ा दिया। चूहा कौन? ये हमारे जो एमएसएमई छोटे छोटे हैं। हाथी बड़े बड़े उद्योग। बड़े बड़े उद्योग कहाँ के? देसी नहीं, देसी और विदेशी दोनों। ठीक है, चलिए
अब ये रिलायंस वाला आया, एयरटेल है और ये सब है, पहले कम कीमत रखता है, फिर मोनोपोली बना लेता है, किसी को उभरने ही नहीं देता है। उभरा कोई? और कोई नाम सुनते हैं? किसका सुन रहे हैं अभी तक? एयरटेल और रिलायंस। जियो जिला दिया सबको। जियो के चक्कर में कितने लोगों को मार दिया, संभावना को कुंठित कर दिया। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है, जियो ने थोड़ा सा रिवॉल्यूशन भी किया, घर घर तक पहुंचा दिया अनलिमिटेड। लेकिन अनलिमिटेड कैसा है वो तो आप लोग समझते होंगे। ठीक है। इसका नेटवर्किंग इतना ये है। चलिए, तो हम कहने ये जा रहे थे कि बड़े उद्योगों को आसानी से कच्चा माल और बढ़िया गुणवत्ता वाला कम कीमत में मिल जाता है, और जो कच्चे माल से जुड़े हुए एजेंट होते हैं बड़े उद्योगों को डिलीवरी करने में देर नहीं करते। और सामना किसको करना पड़ता है? कठिनाई का एमएसएमई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। पर्याप्त मात्रा में उत्तम कोटि का कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उत्तम कोटि मतलब क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, उत्तम कोटि का कच्चा माल और फेयर प्राइस, उचित मूल्य पर समयानुसार एमएसएमई को नहीं मिल पाता है। एमएसएमई को नहीं मिल पाता है। ठीक है, बड़े उद्योगों के एजेंट, हाँ उसको और डील करो। बड़े उद्योगों के एजेंट उत्तम कोटि के माल, कच्चे माल पहले ही खरीद लेते हैं। कि कच्चे माल पहले ही खरीद लेते हैं। स्थानीय व्यापारी एमएसएमई को घटिया किस्म का माल अधिक कीमत पर उपलब्ध कराते हैं। या माल मतलब क्या? कच्चा माल। घटिया किस्म का माल मतलब कम क्वालिटी वाला और अधिक कीमत, घटिया किस्म का माल अधिक कीमत पर इन्हें मतलब एमएसएमई को उपलब्ध कराते हैं। तो क्या है, क्या हो गया? उत्पादन लागत भी बढ़ गया और उत्पादन की गुणवत्ता कम हो गई। डबल मार कौन झेल रहा है? एमएसएमई। लिखिए, परिणामतः उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और उत्पादन की गुणवत्ता कम हो जाती है। लिखिए, इसके बाद लिखिए, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी की कमी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर
एंड टेक्नोलॉजी। बुनियादी ढांचा एवं प्रौद्योगिकी की कमी। ठीक है, अब जो बड़े उद्योग है उनका देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, बढ़िया हॉल, कार्य करने का जगह अच्छा, और सीवेज अच्छा, सीवरेज अच्छा, बिजली अच्छी, सड़क अच्छा, इनको हाँ हाँ बिजली हो सकता है 24x7 नहीं हो, अब थोड़ा बहुत उपलब्ध है, लेकिन गांव घर में अभी भी बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है, और सीवरेज ये सबसे जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए, एमएसएमई को खराब सड़कें रोड, सड़क समझते हैं ना, सड़कें, तब क्या कह रहे थे? सड़कें, अप्रभावी जल निकासी व्यवस्था, अनियमित विद्युत आपूर्ति, अपर्याप्त सीवेज उपचार सुविधाओं, सीवेज उपचार सुविधाओं का सामना करना पड़ता है। पैराचेंज, भारत में अधिकांश एमएसएमई पुरानी तकनीकों का उपयोग करते हैं। जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और लाभदायकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत प्रभाव पड़ता है। और बड़े उद्योगों के लिए विपणन सुविधा अच्छी होगी, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, समझ रहे, इसके लिए होगा नहीं तो, और मैनेजमेंट, बड़े उद्योगों के पास अच्छे अच्छे स्किल वाले लोग होंगे इनके पास, तो प्रबंधन और विपणन की कमी, क्या प्रबंधन और विपणन का स्तर क्या होगा, निम्न होगा। प्रबंधन एवं विपणन का निम्न स्तर,
और ये निम्न स्तर होगा तो क्या होगा, इनकी जो प्रतिस्पर्धात्मकता है, कॉम्पिटिटिवनेस किससे, कंपटीशन किससे है, बड़े उद्योग से, आपस में तो है ही, बड़े उद्योगों से वो प्रभावित होगी। आपस का जो कंपटीशन है लघु उद्योग का आपस, मतलब एमएसएमई का एमएसएमई से, वो उतना घातक नहीं है जितना बड़े उद्योग वाला घातक है। उसके सामने तो वो क्या है, कुंभकर्ण है, इधर बानर सब है। एक बार उतरेगा सबको, रामायण में देखे थे ना, उठा उठा के फेंके जा रहा है। ठीक है, तो वही एक बार उतरा किसी मार्केट में, मार्केट को चट कर गया। कौन, बड़ा उद्योग, बड़े उद्योग। कौन कर रहा है एमएसएमई? तो क्या बोलिएगा, ये प्रबंधन एवं विपणन का निम्न स्तर इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी को पर विपरीत प्रभाव डालता है। लिखिए, क्या लिखे, प्रबंधन एवं विपणन का निम्न स्तर इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी पर विपरीत प्रभाव डालता है। और बढ़िया इंजीनियर या बढ़िया टेक्नीशियन या बढ़िया स्किलफुल जो लोग होंगे वो किधर आकर्षित होंगे, है ना, इसमें जाएंगे तो मतलब हमेशा खिन्न मन से, पैकेज कम होगा और सोचेंगे कब यहां से काम करेंगे, लेकिन तलाश में रहेंगे। समझ आई बात? तो वो भी है, लिखिए, उच्च स्तरीय कुशल एवं प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों का अभाव। उच्च स्तरीय तकनीकी उच्च स्तरीय कुशल एवं प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों का अभाव। और एक जो बताया मैंने, हाथी को, चूहा को किससे भिड़ना पड़ रहा है, हाथी से, मतलब असमान प्रतिस्पर्धा का सामना। लिखिए, असमान प्रतिस्पर्धा का सामना। क्या एमएसएमई को क्या करना पड़ता है, किससे किससे, बड़े उद्योग कहां कहां, घरेलू और बाहरी। ठीक है, देखिए, एमएसएमई को घरेलू एवं बाहरी इसी को डील कर रहे हैं। एमएसएमई को घरेलू एवं बाहरी बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। तो बड़े उद्योग क्या करते हैं, कीमत कम, क्वालिटी अच्छी, और कुछ दिनों तक लॉस सहना है। क्या, कुछ दिनों तक लॉस सहना। और ये एमएसएमई तो लॉस सह नहीं सकते हैं, कीमत कम नहीं कर सकते हैं, तो क्या होंगे, धीरे धीरे बाहर। और जब बाहर हो जाएंगे तब वो, ठीक है, ठीक। तो क्या करते हैं बड़े उद्योग, सुनियोजित तरीके से एकाधिकार स्थापित करने का
प्रयास करते हैं। कहां पर? बाजार में, और धीरे धीरे एमएसएमई को विस्थापित कर देते हैं। अभी बताया ना मैंने। और बहुत सारा क्षेत्र है जिसमें एमएसएमई साहस ही नहीं करता इन करने का। क्या साहस ही नहीं करता इन करने का? ठीक है, लिखिए। बड़े उद्योग उसी में डील कर रहे हैं। बड़े उद्योग सुनियोजित तरीके से बाजार में एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास करते हैं। एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और धीरे धीरे एमएसएमई को बाजार से विस्थापित कर देते हैं। एमएसएमई को बाजार से विस्थापित कर देते हैं। लिख लिए? उसके बाद लिखिए लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। लाल फीता शाही, रेड टेपिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? पहले जो फाइलें होती थी ना, वो लाल धागा में बंधा हुआ, तो वो तब खुलता था जब वो फाइल को डील करने वाले कर्मचारी संतुष्ट हो जाते थे। समझ में आई बात? तो लोग ताक में रहते थे, टकटकी लगाए रहते थे कि कब ये लाल धागा खुलेगा। ठीक है, तो लाल धागा का सब गुलाम हो जाता था। लाल धागा का जो खोलने वाला वर्कर था, उसको जब संतुष्ट होगा तब वो धागा को खोलेगा, नहीं तो वो आराम से बंधा हुआ है। कौन बंधा हुआ है? धागा। वो आपकी मनस्थिति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अपना स्थान, अपना गद्दी नहीं खाली करेगा। कौन? लाल धागा। वो खोलने वाला जो परिचारक है, परिचारक समझ गए ना, ऑफिसर, क्लर्क, वो जब आएगा तब वो खोलेगा। अब परिचारक जो है, ऑफिसर और क्लर्क, जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक नहीं खुलेगा। तो लघु उद्योग स्थापित करने के लिए जो स्वीकृतियां चाहिए, नहीं समझे? ये चाहिए ना, लाइसेंस वगैरह, बहुत सारा चीज, वो प्राप्त करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना एमएसएमई को करना पड़ता है। और सरकारी बाधाएं जो है वो एमएसएमई के लिए ही है, बड़े उद्योगों के लिए कोई बाधा नहीं। ठीक है, लिखिए एमएसएमई को करों का भुगतान करने, करों का भुगतान करने, व्यवसाय आरंभ करने, अनुबंधों को लागू करने, व्यवसाय को आरंभ करने, अनुबंधों को लागू करने, बिल्डिंग परमिट प्राप्त करने। बिल्डिंग मान लीजिए कोई बना है तो उसका परमिशन चाहिए नगर निगम से, परमिट प्राप्त करने। बिल्ली नहीं, बिल्डिंग। आप परमिट समझते हैं ना, अनुमति प्राप्त करने। और मान लीजिए कुछ उत्पादन कर रहे हैं तो सीधे भेज दीजिएगा अमेरिका, पाकिस्तान। सरकारी एजेंसियों के थ्रू गुजरना पड़ता है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो वहां भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
करने के लिए कई सरकारी एजेंसियों, कार्यालयों में जूझना पड़ता है। जूझना पड़ता है क्योंकि एमएसएमई को कई प्रकार के अनुमोदनों की जरूरत होती है। अनुमोदन, अप्रूवल। नहीं तो आप बहुत मेहनत करके प्रोडक्शन शुरू किए, छोटा कोई उपक्रम खड़ा किए हैं, कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, इंस्पेक्टर आके हड़का के चल जाएगा। नहीं समझे? ये कमी है, ठीक है, बहुत सारा कमी निकाल देगा, और कमी निकाल देगा तो समझ जाइए आगे क्या करना है। समझ वही बात, ठीक है। और कमी निकालने के समय या उसके बाद वो आप पर कोई सहानुभूति आपसे दिखाएगा नहीं कि इसका लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। इन बातों से वे मुक्त होते हैं, ठीक है। वो आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए, क्या लिखे अनुमोदनों? तो सरकारी प्रक्रियाओं में लगने वाले समय, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो उद्यमी होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं या व्यवसायी होते हैं, उन्हें सारा कुछ करने के बाद भी उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। नहीं समझे? और जो ऑफिसर होते हैं या सरकारी पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो एकदम सामंती भाव में, उनकी गरिमा का ध्यान, कभी कभी तो बैठने के लिए भी नहीं लोग कहेंगे। समझ में आई बात? तो आप करोड़पति है, उससे क्या, उसको लगेगा कि हम ही न मालिक हैं, हम अप्रूवल देंगे तो सरकारी पदाधिकारी जो होते हैं वो सेवक के भाव में नहीं होते हैं, वो मालिक के भाव में होते हैं। जबकि होते हैं क्या, वो पब्लिक सर्वेंट। लेकिन पब्लिक सर्वेंट वाली फीलिंग, हाँ, सबसे नीचे लेवल के का जो है उसमें भी नहीं रहती है। तो बड़े बड़े जो कारोबारी हैं वो सबसे निचले लेवल पे जो है कर्मी, उससे भी डरता है कि कौन क्या नुक्स लगा के चला जाएगा, फिर बार बार चक्कर खाना पड़ेगा। तो सभी लोग समझते हैं, जो सफल व्यवसायी हैं उनका ये लक्षण है कि जो भी काम है उस काम का एक प्रशासनिक लागत है। प्रशासनिक लागत समझ गए ना? उस लागत में भले इधर उधर लागत में कम हो जाए, लेकिन उस लागत में कमी नहीं होना चाहिए, ताकि आबाद गति से हमारा कारोबार चलता रहे। ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है। और आप लोग भी कहीं जाते होंगे तो सोचते होंगे कि चक्कर खाने से बढ़िया है कुछ कॉस्ट है जो पे करने पर चक्कर खाना नहीं पड़ेगा, तो बेटर है वो कॉस्ट पे करके चक्कर खाने से मुक्ति पा लिया जाए। तो ये समस्याएं जो है ये एमएसएमई के का हिम्मत ही तोड़ देती है। क्या एमएसए अब 2-4 बार गया किसी ऑफिस में अप्रूवल लेने के लिए, वहां डांट डपट दिया, पूजा करने के बाद भी फटकार वगैरह सुना, और आपका एटीट्यूड थोड़ा सा ये है, तो कभी ऐसा काम करने से बढ़िया भूख मांग के खाए, हम नमक रोटी खा लेंगे लेकिन फिर हम जलील होने नहीं जाए, या फिर लड़ाई मारपीट करके चले आइएगा। समझ में आ रही बात? ऐसा होता है, ठीक है। तो ये अनुमोदन की जरूरत होती है। क्या लिखे? समय और जटिलताओं से ऊब कर निवेशक काफी हतोत्साहित हो जाते हैं।
हतोत्साहित हो जाते हैं। एक और वहां लिखवाना चाहिए था, वहां नहीं लिखवा है, वो अलग से लिख लीजिए। अब जब ये सप्लाई किसको करते हैं, छोटा छोटा पार्ट वगैरह बृहत उद्योग को, तो जब गए बेचे तुरंत पैसा मिल गया, बाद में मिलता है ना, तो बाद में अगर देरी भी हुआ तो उसे उलझिएगा, हाँ उलझिएगा बड़े उद्योगों से, छोटा छोटा ये चूहा सब है हाथी से भिड़िएगा, तो हाथी के मिजाज पर निर्भर करता है, समझ आई बात। तो एक बड़ी समस्या होती है एमएसएमई के सामने, क्या, बृहत उद्योगों से वसूली की समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, समझिए इस बात को, जो काम करते हैं वो सब जानते होंगे। बृहत उद्योगों से वसूली, किस चीज की वसूली, रंगदारी, अपने ही सामान की कीमत, ठीक है। बड़े उद्योगों से वसूली की समस्या, इसको थोड़ा डील कर दिया, नहीं तो लगता है कौन सी वसूली भाई। एमएसएमई छोटे छोटे उपकरण, कल पुर्जे आदि बड़े उद्योगों आदि की आपूर्ति बड़े उद्योगों को करते हैं। एमएसएमई बड़े उद्योगों को छोटे छोटे उपकरण, कल पुर्जे आदि की आपूर्ति करते हैं। जिनका प्रतिदान, प्रतिदान समझिए ना, रिटर्न, प्रतिदान उन्हें सही समय पर नहीं मिल पाता है। सही समय पर नहीं मिल पाता है। लिख लिए, अब लिखिए, अब देखिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है लघु उद्योग के लिए, एमएसएमई के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, ताकि एमएसएमई का सशक्तिकरण हो, एमएसएमई को मजबूती मिले, क्योंकि सरकार ने देख लिया है कि भारत को अगर आत्मनिर्भर होना है, भारत का विकास होना है, तो किसके सहारे होगा, एमएसएमई के सहारे। तो बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चला रखी है, केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना, पंजीकरण होगा तभी तो सरकार को पता चलेगा, और पंजीकृत जो उपक्रम है उन्हीं को देगी सरकार ना। तो पंजीकृत बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। परिणामतः क्या होता है, सरकार जो छूट देती है उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। बहुत एमएसएमई को जानकारी भी नहीं होती है कि सरकार क्या क्या छूट दे रही है जिसका लाभ हम उठा सकें, समझ आई बात। तो ये मतलब औपचारिकता का अभाव है, फॉर्मलाइजेशन का अभाव है। फॉर्मलाइजेशन का अभाव मतलब पंजीकृत बहुत कम है, पंजीकृत बहुत कम है। लिखिए, औपचारिकता का अभाव, लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन। लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन, अब देखिए यहां पर 86% एमएसएमई है जो पंजीकृत नहीं है, समझ आई बात। कितना, मात्र 14% को ही लाभ मिल रहा है। क्या हुआ, लिखिए, देश में
कार्यरत विनिर्माण से जुड़े लगभग 86% एमएसएमई अपंजीकृत हैं। लगभग 86% एमएसएमई अपंजीकृत हैं। 6.3 करोड़ एमएसएमई में से 6.3 करोड़ एमएसएमई में से केवल 1.1 करोड़ जीएसटी के तहत, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत पंजीकृत हैं। और बहुत कम एमएसएमई इनकम टैक्स रिटर्न, आयकर रिटर्न फाइल करते हैं। आयकर रिटर्न फाइल करते हैं। फाइल करते हैं। एक उद्यम प्लेटफॉर्म है, उद्योग आधार मेमोरेंडम। क्या? उद्यम उद्योग आधार मेमोरेंडम। उद्यम का फुल फॉर्म हुआ, एक प्लेटफॉर्म है जहां रजिस्ट्रेशन होता है। किसका? एमएसएमई का। देखिए, ये ऐसे बताए आपको, उद्यम पोर्टल एक प्लेटफॉर्म जहां एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, लिखिए। तो अपंजीकृत होने के कारण एमएसएमई, अधिकांश एमएसएमई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, लास्ट में लिखिएगा धीमी उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी, स्लो प्रोडक्टिविटी। स्लो प्रोडक्टिविटी। स्लो प्रोडक्टिविटी। और स्लो प्रोडक्टिविटी के लिए जितना पिछला कारण है सब इसके लिए जिम्मेवार है। ठीक है, देखिए, देखिए, लिख दीजिए उपरोक्त। उपरोक्त मतलब या पूर्वोक्त मतलब जो कहा गया, उपरोक्त कारणों से एमएसएमई की उत्पादकता धीमी हो जाती है।
धीमी हो जाती है, जो पहले से ही बृहत उद्योगों की तुलना में कम होती है। बृहत उद्योग की तुलना में कम होती, मतलब नहीं समझे, बृहत उद्योग फास्ट प्रोडक्शन करता है, बढ़िया टेक्नोलॉजी होता है, इसके पास होता नहीं है, तो पहले से ही कम है और ये सारी बाधाएं और भी कम कर दें। क्लियर है? अब ये हो गया, ये सब तो कारण है ही। इसके अतिरिक्त समय समय पर जो मुद्दा नया मुद्दा उभरता है, जैसे कोविड-19 है, जीएसटी है, डीमोनेटाइजेशन है, तो इनसे जूझना पड़ेगा किसको? एमएसएमई को। इनके अतिरिक्त पैराचेंज, इनके अतिरिक्त कोविड-19, जीएसटी के क्रियान्वयन, डीमोनेटाइजेशन, कोविड-19 ने क्या किया, एमएसएमई को कैसे प्रभावित किया? सोचिए, कोविड-19 ने एमएसएमई को कैसे प्रभावित किया? अगर कहा जाएगा, एक मिनट इसी पर हम बात कर लें, यहीं पर एक टॉपिक पर बात कर लें इसी बहाने। कोविड-19 का इंपैक्ट एमएसएमई पर क्या पड़ा? सोचिए, आप ही लोगों से हम कहलवाएंगे। कोविड-19 ने क्या किया, क्या किया इसने? कोविड-19 ने क्या किया, कैसे? कैसे कस्टमर नहीं मिलेगा, आयात निर्यात कैसे? अरे बोलिएगा ना। कोविड-19 के कारण माल और लोगों की आवाजाही को क्या कर दिया गया, वो नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही मूवमेंट को नियंत्रित कर लिया गया, जिसको लॉकडाउन कहिए। लॉकडाउन भी जब खत्म होना हुआ तो एकाएक खत्म नहीं, अनलॉक प्रक्रिया चली ना, और इस क्रम में कंटेनमेंट जोन, रेड, ग्रीन, येलो, क्या सीलिंग, क्या ढेर सारा चीज हुआ। ठीक है, लोग खुद भी डरे हुए। तो ये जो लॉकडाउन चला घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या हुआ? स्तर पर मूवमेंट, आवाजाही, मांग और आपूर्ति दोनों को प्रभावित किया ना। आपूर्ति दोनों को क्या कम कर दिया, प्रभावित कर दिया। ठीक है, कोई मांग रहा है तो आपूर्ति करने वाला नहीं जा पाएगा, आपूर्ति करने के लिए राजी है कोई, लेकिन मांग पक्ष तक पहुंचना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बाधित हो गया, मांग में कमी आई, बहुत सारे नौकरी आ गई, क्या हुआ? मांग कम हुआ, लोगों ने अपनी जरूरतें क्या की, मांग कम हो गई। ठीक है, और जब ये मांग कम हुई, क्या आ गया भाई, तो मांग पक्ष कम हो गया और आपूर्ति पक्ष, जब लॉकडाउन लगा तो फिर प्रोडक्शन होना ही नहीं है, तो आपूर्ति कहां से? और लेबर चाहिए ना काम करने के लिए, लेबर सब भाग गया, प्रवासी मजदूर। ठीक है, और आपूर्ति पक्ष को क्या, लॉकडाउन लगा, शटर डाउन, लेबर, रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा? आएगा ही नहीं, प्रॉफिट होगा तब ना, फिर से रॉ मटेरियल उठाइएगा। नहीं समझे? आपूर्ति पक्ष भी प्रभावित हुआ और मांग पक्ष भी प्रभावित हुआ, और ये सबको झेल सकता था कौन? एमएसएमई कैसे झेलेगा? बृहत उद्योग।
एमएसएमई झेल नहीं पाएगा। ठीक है, एमएसएमई को ये किया। नोटबंदी कैसे प्रभावित किया एमएसएमई को? नोटबंदी प्रोडक्शन करने वाले को भी प्रभावित किया, उसको भी रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर को पैसा देना है, रॉ मटेरियल जिससे ले रहा है उसको पैसा देना है, तो नोट तो बंद हो गया है। 500 और 1000 का नोट जो बंद हुआ तो कितना परसेंट करेंसी बेकार हो गया? कुछ ही दिनों पहले पढ़ा है ना। उतना होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। 500 और 1000 का जो नोटबंदी हुआ तो क्या बताए थे? 86% नोट क्या हो गया? रद्दी में। तो नोटबंदी क्या आपूर्ति पक्ष को भी और मांग पक्ष दोनों को प्रभावित किया ना, खासकर मांग पक्ष को। मांग पक्ष को प्रभावित नहीं किया, आपको पैसा होगा तब ना खरीदिएगा कुछ। आपूर्ति पक्ष को भी प्रभावित किया। तो कोविड-19 ने ये एमएसएमई को बुरी तरह प्रभावित किया, जीएसटी ने प्रभावित किया और नोटबंदी ने प्रभावित किया। एक तरफ मारिए या दूसरी तरफ गुड़ खिलाइए, नहीं समझे? एक तरफ डंडा मारिए या दूसरी तरफ गुड़ खिलाइए। तो ये हिटलर का है ना एक उदाहरण कि हिटलर अपने अनुयायियों के समक्ष आता है एक बार, और एक मुर्गा होता है उसके हाथ में, मुर्गा का पूरा पंख और नोच नोच के हिटलर अलग कर देता है। मुर्गा पस्त हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, और हिटलर कहता है तुम लोग देख रहे हो ना, पस्त हो गया है, अब हमसे दूर भागना चाहता है, डरता है। उसके बाद हिटलर पॉकेट से दाना निकालता है, दाना, और उसके आगे रख देता है। किसके आगे? मुर्गा के आगे। और फिर हिटलर आगे बढ़ जाता है, कुछ देर के बाद मुर्गा भी उसके पीछे पीछे हो जाता है। नहीं समझे? तो हिटलर ने अपने अनुयायियों से कहा ये मुर्गा कौन है? जनता है। समझ आई बात? इतना दिमाग का तेज था, इसको निचोड़ लो, उसके बाद थोड़ा सा ठीक है जो करना है कर दो इलेक्शन के समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब लोग समझदार हैं, ठीक है, समझ जाते हैं बहुत पहले ही। आप लोग के चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं हम भी कि आप लोग समझदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े, अब तो खत्म होने पर है। क्या लिखा है मैंने? ये उदाहरण नोटबंदी का भी एमएसएमई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब एमएसएमई रॉ मटेरियल कहां से लाएगा? लॉकडाउन लग गया ना, और लेबर भाग गया। नमक रोटी खा लगे फिर से देश इधर लौटेंगे नहीं। समझ भाई बात? तो ये है क्या एमएसएमई के साथ समस्याएं। भोजन का समय हो गया, आप लोग भोजन कर लीजिए, उसके बाद फिर बात करेंगे अब हम लोग सरकारी प्रयास। अच्छा एक मिनट रुकिए 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 रुकिए। समस्या समझ गए, तो समाधान किसमें निहित है? समस्या में। तो आपसे सुझाव मांगा जाएगा तो लिख लीजिएगा ना। क्या लिखिएगा? समस्या जो है वित्त क्या क्या वित्त एवं साख की समस्या को दूर किया जाए, और जो एनालिसिस की है उसी में आप लैंग्वेज बनाइएगा कि सही समय पर सही मात्रा में इन्हें मिलना चाहिए, और साख के मामले में इन्हें वरीयता दिया जाए। उसके बाद एनपीए, कच्चा माल, बुनियादी ढांचे, जो भी है समस्या, और नहीं कुछ तो लिखने के लिए कम से कम उलट के लिख दीजिएगा। ठीक है, इनके एनपीए की जो समस्या, इनका सही ढंग से प्रबंधन होना चाहिए, या ऋण माफी। ठीक है, कच्चा माल समय पर उपलब्ध होना चाहिए। अब इतना तो लिख सकते हैं ना, 15 पॉइंट कम से कम लिख सकते हैं ना। एनालिसिस में दिक्कत होगी, पॉइंट तो लिख ही सकते हैं। चलिए
हाँ? क्या? ओह बात तो सही है। आपको किसी चीज को डेवलप करना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या समस्या क्या है। आज जब समस्या का पता चल गया तो समाधान तो अपने आप, जो समस्या है वही हटा दीजिए। नहीं समझे? पानी कम क्यों है टंकी में, तो खोजिए क्यों कम है, तो कहीं लीकेज है तो भाई लीकेज दूर कर दो, हो गया खत्म। या सप्लाई में कमी है तो सप्लाई रेगुलर कर दीजिए। बात सही है। किसी चीज को इंपावर करना है, सशक्त करना है तो क्या? हाँ, उसकी समस्या, चाहे महिला को इंपावर करना हो या एमएसएमई को करना हो, तो समस्या उनके साथ है क्या, समस्या को दूर कर दीजिए, इंपावरमेंट हो जाएगा।